नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजमहल में जब राज्यसभा हो रही थी तो यहाँ पर राजमहल के राजगुरु द्वारा यहाँ पर अनिका और लतिका को ओथ दिला दी जाती है कि आज से वो यहाँ पर राजमहल की सारी ही जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगी और साथ के साथ वो इससे प्रीवियस जितनी भी रानियाँ थी उनके बारे में कि कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ देकर यहाँ इस राजमहल की प्रोटेक्शन की है। यहाँ पर यह सब काम हो ही रहा था तभी वहाँ पर 6-7 आदमी आते हैं और वो वहाँ पर आकर अनिका को चैलेंज दे देते हैं। इधर अनिका भी उनके चैलेंज को मान जाती है, लेकिन बड़ी रानी को इसके लिए काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं कहीं इस चैलेंज की वजह से वो यहाँ पर कविन की पदवी को ना छोड़ दे। इधर यहाँ पर वो लोग तलवारबाजी से लड़ना पसंद करते हैं, तो इसलिए चिराग जल्दी से किंग के कहे अनुसार किंग के कमरे से अब वहाँ से कविन अवंतिका की तलवार को लेकर आ जाता है और वो यहाँ पर अब अनिका को कहता है, अनिका मैडम ये आपके लिए। अनिका ने जैसे ही ये सुना तो अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर चिराग के हाथ में एक तलवार थी। वो उसके पास जाकर अब अनिका उससे लेकर अब उसके म्यान में से उस तलवार को निकालकर अब अपने अपोजिशन को अब यहाँ पर एक लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है, देखिए आप अब की बार साफ साफ कह रहे हैं, पीछे हट जाओ। अगर अब की बार भी आप लोग पीछे नहीं हटे तो वो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे। इस बात पर अब वो आदमी फिर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ जिस तरह से रानी अवंतिका ने हमारे पूर्वजों को मारा था क्या तुम भी हमें मार सकती हो? कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं है? देखो वो तब भले ही कविन अवंतिका ने ये सब किया हो लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगी क्योंकि कविन अवंतिका ने हमारे पूर्वजों को मारा था। तो या फिर ये समझ लो कि आज बस उसी का बदला होने वाला है। तुम हमें वार्निंग दे रही हो? अरे पहले अपने आप को तो बचाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है। रानी अवंतिका की तलवार को अपने हाथ में पकड़कर कहीं तुम खुद को रानी अवंतिका तो नहीं समझ रही हो ना? देखो अपने आप को रानी अवंतिका समझना बंद करो। और ये कहते हुए ही वो आदमी जब यहाँ पर अनिका की तलवार के ऊपर अब अपनी पकड़ देखता है तो उस पर पकड़ को देखकर तो एक पल के लिए वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि अनिका ने इस तलवार को जितनी पकड़ के साथ पकड़ा हुआ था उसे देखकर अब वो अपने मन में यही सोचने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे जिस तलवार को खुद रानी अवंतिका की बेटी भी नहीं पकड़ पाती है उसे ये काम लड़की इतनी आसानी से कैसे पकड़ रही है? क्योंकि एक समय था जब बड़ी रानी की ये इस पदवी को संभालने की बारी आई थी तो उस समय पर बड़ी रानी इस तलवार को पकड़ भी नहीं पाई थी। उस समय का किंग ने आकर ही इन लोगों से फाइट की थी और इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और ये बात ये आदमी अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अभी अपनी हैरानी को दूर करते हुए ही वो आदमी अब अनिका के ऊपर सीधा ही अब अटैक करने लगता है। इस आदमी ने अपनी तरफ से अपना पहला अटैक अनिका के ऊपर कर दिया था, तो वहीं अनिका भी जैसे ही आदमी अब अनिका के ऊपर अटैक कर रहा था तो तभी अनिका भी अब अपनी तलवार को संभालते हुए अब उस अटैक का एक अच्छा खासा जवाब देती है। अनिका ने अपने दोनों हाथों से उस तलवार को पकड़कर उसके अटैक को वहीं पर ही रोक लिया था। जिस तरह से अनिका अब यहाँ पर तलवार चला रही थी उसे देखकर तो राजमहल के गेस्ट भी अब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सच में सबके लिए काफी हैरान करने वाला एक चैलेंज था। अनिका को देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि सच में अनिका इन लोगों को इतना टफ फाइट दे पाएगी, लेकिन सच में ये लोग इतने थे और अनिका अकेली थी। यहाँ बड़ी रानी अब ये सब देखकर तो अब अपने मन में ही कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे माँ की इस तलवार को तो भाई के अलावा कोई भी नहीं चला सकता है। बस आज तक एक भाई में ही इतना दम है कि उन्होंने इस तलवार को चलाया है। इवन हम तो खुद उनकी बेटी हैं, लेकिन हम भी ये नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैंने रानी की पदवी
देवी को संभाला था तो मेरे सामने भी इन लोगों ने यही चैलेंज किया था। और उस समय अरे इस तलवार से फाइट करना तो दूर, हम तो इसे अपने दोनों हाथों के जोड़ लगाकर भी उठा नहीं पाए थे। लेकिन अनिका को देखो, अनिका ने तो इसे उठाया भी है, इवन इससे देखो कितने अच्छे से प्रहार भी कर रही है। बड़ी रानी को खुद ये सब देखकर काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले बड़ी रानी जो इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, वही अब अनिका को देखकर अब बड़ी रानी को लग रहा था कि सच में आज अनिका इन सबको नहीं छोड़ेगी। इधर अनिका ने सच में सेम ऐसे ही किया। अनिका ने अपने हर एक वार से अपने दुश्मनों को वहां पर वो मारकर गिराती जा रही थी। ये सब देखकर तो वहां पर खड़े होकर अब सभी गेस्ट अनिका के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब उन गेस्ट में से अब वहां पर एक बुजुर्ग महिला जो कि ये सब कुछ देख रही थी, उसने बड़े ही ध्यान से अनिका और इसकी फाइट को देखा। अब अचानक से उसके मुंह से निकल गया, रानी साहिबा वापिस आ गई है। अरे सुनो सुनो, हमारी रानी अवंतिका वापिस आ गई है। इधर उस बुजुर्ग की ये आवाज़, ये बात हालांकि बहुत ही धीमी थी, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थी और वो धीमे धीमे से ये सब कहती है। लेकिन अनिका की सुनने की क्षमता के कारण अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी नज़र बस उस महिला को ही ढूंढ रही थी। आखिर कौन थी ये महिला जो यहाँ पर ये सब नारे लगा रही थी? कि तभी यहाँ पर सारे के सारे गेस्ट अब अनिका को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि अनिका ने पल भर में ही वहाँ पर जितने ही फाइटर थे उन्हें वहाँ पर मुंह के बल चखाई थी, उन्हें वहाँ पर उस मैदान में गिराया हुआ था। यहाँ अनिका अब जब सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तो अनिका सभी से रिक्वेस्ट करती है, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, हम अब भी यही कहेंगे फूड सेक्शन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि देखिए खाना अब तक तैयार है, आप सब खाना खाकर ही जाइएगा। और वो खुद भी अब सभी के साथ वहाँ से जाने लगती है और साथ ही साथ अब वो यहाँ पर स्टाफ से कहती है इनके साथ क्या करना है वो आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों को उसने यहाँ पर मार गिराया था वो अभी मैदान में ही पड़े हुए थे और उन्हें उन स्टाफ के लोगों के ऊपर छोड़कर अनिका वहाँ से चली जाती है। इधर ये कहते हुए ही अब वो गेस्ट को अटेंड करने के लिए चली गई थी, क्योंकि यहाँ राजमहल का ये रूल था कि यहाँ पर रानी साहिबा खुद गेस्ट के साथ उन्हें गेस्ट को अटेंड करती है, ताकि कभी इन गेस्ट को, इन वीआईपी लोगों को ये महसूस ना हो कि राजमहल में उनका सम्मान नहीं हुआ। इधर कुछ देर तक सभी अब अपना मील एंजॉय करते हैं। यहाँ बड़ी रानी को सच में बहुत खुशी हो रही थी कि उसने इतने अच्छे हाथों में राजमहल के इस ताज को सौंपा है। अब बड़ी रानी अनिका के पास जाती और अब अनिका से कहती है, अनिका अब आपको टॉप फ्लोर की तरफ जाना होगा, मैंने पहले भी कहा था ये राजमहल का एक रिवाज है। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब राजमहल के अंदर जाने लगती है। और यहाँ पर अब बड़ी रानी अनिका के जाने के बाद अब यहाँ पर सभी गेस्ट को अटेंड करने लगती है। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर अनिका वो टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर आती है तो अब वहाँ पर अब वो किंग के रूम के सामने खड़ी थी। किंग के रूम के सामने खड़े होकर अब अनिका उस रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो यहाँ पर सामने खुद किंग खड़े थे। इधर जैसे ही यहाँ पर किंग को पता चला कि अनिका यहाँ पर आई है तो अब किंग अब यहाँ पर कहते हैं, आइए रानी साहिबा, और हाँ अंदर आते समय इस दरवाजे को बंद कर दीजिए। ये सुनते ही अब अनिका भी दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो किंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं किंग भी अब अपने मास्क को हटा देते हैं। तो सामने रोहित को देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपको नानी माँ के रूम में जाने का कोई आइडिया मिला क्या? देखिए हम जिस काम के लिए आए थे क्या उसके काम के होने की कोई पॉसिबिलिटी अभी है? ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका मैंने हर तरफ से कोशिश कर ली है उस कमरे में जाने की, लेकिन उस रूम में जाना इतना भी आसान नहीं है। अरे हम तो इस राजमहल के चप्पे चप्पे को जानते हैं, लेकिन सोचो जब हमारे लिए भी वहाँ पर जाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा कोई तो रास्ता होगा ही ना। इस बात पर अब रोहित कहता है,
अनिका आओ आओ मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को उस रूम के सीक्रेट रास्ते से ही कहीं अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों ही भी यहाँ पर कविन अवंतिका के रूम के बाहर खड़े होते हैं। अनिका बस बड़े ही ध्यान से अब दरवाजे को देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा क्या क्या इस दरवाजे को खोलें? क्या ये वही रूम होगा? ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकती हो अनिका। जितना मुझे पता है धनंजय पापा के अलावा इसे कोई भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि बस एक धनंजय पापा ही हैं जो जब चाहे इस दरवाजे को खोल पाते हैं। मेरे ख्याल से हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा इस कमरे के अंदर जाने का, क्योंकि मैं तो अपनी कोशिश कर चुका हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मेरा एक सवाल है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? अब अनिका कहती है, आप तो यहाँ बैठकर अपने कमरे में सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे ना, तो मिस्टर मारवा क्या आपने एंट्रेंस के गेट से एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकलते हुए देखा है क्या? अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा मतलब है कि क्या तुम उसे पहचान लोगी अगर तुम एक बार उस महिला को फिर से देखोगी तो? रोहित की इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वो उसे पहचान पाएगी। इधर कुछ देर सोचने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा नॉट श्योर, क्योंकि मैंने उन्हें ज़्यादा पास से नहीं देखा। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हम उसके बारे में भी ज़रूर पता लगा लेंगे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा क्या आप राजमहल के पुराने स्टाफ की लिस्ट मुझे दे सकते हैं? वो अब यहाँ पर अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, लेकिन अनिका पुराने स्टाफ की लिस्ट क्यों? उससे क्या करना चाहती हो? उससे हमें क्या मदद मिल सकती है? अब अनिका कहती है मेरा यहाँ पर लिस्ट लेने का ये मतलब है कि जब नानी माँ रानी थी उस समय की लिस्ट। इस बात पर अब रोहित कहता है, मेरा अनिका इस मामले में तो तुम्हारी हेल्प नाना जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो शायद वो ही सब कुछ यहाँ पर संभाल रहे थे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, तो फिर देर किस बात की है मिस्टर मारवा, फिर वहीं पर चलते हैं, और वैसे भी माँ और बच्चों से भी इस महान बहाने मिलाएंगे, क्योंकि देखो ना बच्चों से और माँ से मिले हुए कितना ही टाइम हो गया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, जी रानी महारानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। और ये कहते हुए ही रोहित के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। तो वहीं अनिका जो कि अपनी ही किसी सोच में थी। अनिका को अपनी सोच में देखकर अब रोहित कहता है, अनिका क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? देखो, तुम्हें अगर किसी भी चीज में कुछ भी दुविधा है या तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए है तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। तो भी यहाँ पर अब अनिका कहती हैं, नहीं बस चलें। इधर अनिका ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि रोहित ने उसे अभी महारानी कहा था। इधर अनिका अब रोहित से कहती है, चलिए ना मिस्टर मारवा, क्या सोच रहे हैं आप? और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के हाथ को पकड़कर अब उस सीक्रेट रास्ते से फिर से राजमहल के इस बैक एरिया की तरफ रोहित को लेकर आती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने फोन से यहाँ पर आकर चिराग को कॉल लगा देता है, और वो यहाँ पर चिराग से कहता है, चिराग मैं अनिका के साथ जा रहा हूँ, आगे का तुम दोनों संभाल लेना जब तक हम दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाते। ध्यान रखना कि यहाँ पर सब कुछ सकुशल होना चाहिए। इस बात पर अब रोहित को सामने से आवाज आती है, ओके किंग, आप बेझिझक होकर जाइए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। चिराग की ये बात सुनते ही अब रोहित अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, और इधर वो जैसे ही दोनों पीछे पहुँचते हैं तो वहाँ पर किंग का चोपर पहले से ही तैयार खड़ा था। अब उस चोपर को देखकर वो दोनों जल्दी से भी उस चोपर में जाकर बैठ जाते हैं, और अब वो यहाँ पर चोपर को बूढ़े किंग के पैलेस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर बूढ़े किंग के पैलेस में रिया अपना आज का पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद अब वो यहाँ पर कहती है, अब मुझे अलेक्जेंडर के बड़ी नहीं डांटेंगे,
देखो फाइनली आज आज तो मैंने अपना सारा का सारा टास्क कंप्लीट कर लिया है। अरे इतने दिनों में कितना बिजी हो गई थी मैं कि मैं अपना गेम खेलने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। सच में ये अलेक्जेंडर के बड़ी इतना काम क्यों देते हैं। अरे वो टास्क डेली के डेली कंप्लीट करना ही इतना मुश्किल हो जाता है ना कि सच में मुझे तो मेरे गेम का भी टाइम नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने अपना पूरा पेंडिंग वर्क आज फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब बस मैं दादी माँ के रूम में जाकर उनके फ्लावर को पानी देना है। बस मेरा भी यही काम बचा हुआ है। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर जल्दी से आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगती है। रिया जब यहाँ पर अपनी दादी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी तो वो ये सोचती है कि कितना कितना काम करना पड़ता है ना मुझे यहाँ पर। अरे अरे मैं तो थक जाती हूँ। सच में मैं जब मारवा हाउस में रहती थी या मैं गुलेरिया हाउस जाती थी, सच में मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर तो मेरे हाथ ही दुख जाते हैं। लेकिन मेरी चिंता किसी को भी नहीं है। यहाँ पर एक मेरे डैड थे जो हमेशा मुझे मेरी एक बात कहने से ही हर एक बात को मान लेते थे। आज रिया सच में यहाँ पर अपने मोम और डैड को बहुत ही मिस कर रही थी। और ये कहते हुए ही रिया जैसे ये अब उस फ्लोर की रेलिंग के पास जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद अब रिया का मन करता है कि एक बार वो रेलिंग से नीचे झाँक कर देखती है। तो इधर जैसे ही वो रेलिंग से नीचे झाँक कर देखती है तो वहाँ पर उसे आर्यन दिखाई दे रहा था। आर्यन जो कि यहाँ पर अपनी फाइट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। आर्यन सच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था। आर्यन को इतनी अच्छी तरह से फाइट करता हुआ देखकर तो अब रिया कहती है ये तो मुझे भी सीखना है, या ये मुझे अपने मोम और डैड की तरह बेस्ट फाइटर बनना है। देखिए ना, देखो आर्यन कितनी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है जैसे मोम और डैड करते हैं। बस मुझे भी इसे अब किसी ना किसी तरह से इसे सीखना है। वैसे मेरा एक भाई तो नीचे है, दूसरा कहाँ है? अलेक्जेंडर कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और ये कहते हुए रिया अब अपनी दादी माँ के रूम के सामने आ जाती है और सामने आकर अब वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने अपनी दादी माँ को देखकर अब रिया कहती है दादी माँ, और ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ पर आयशा मारवा को एक जोर का हक कर लेती है। और अब यहाँ पर रिया का इस तरह से एकदम से उसे दादी माँ कहकर हक करना, एक पल के लिए तो ये सब देखकर आयशा मारवा सोच में पड़ गई थी कि कहीं रिया को कुछ हुआ तो नहीं है। वो इस तरह से उससे कैसे चिपक गई? कहीं सच में उसे अलेक्जेंडर के बॉडी से फिर से डांट तो नहीं पड़ी? ये सब सोच के आयशा मारवा घबरा जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रिया आयशा को हक करते हुए कहती है दादी माँ थक गई, आप अलेक्जेंडर के बॉडी से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए ना। देखो ना दादी माँ, मैं कितनी थक चुकी हूँ, इसलिए प्लीज आप उनसे कहिए कि आज वो हम तीनों भाई बहनों को वो गेम खेलने दें। प्लीज दादी माँ, देखिए ना मेरी हालत देखिए। ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है आपका आज का शेड्यूल क्या पूरा हो गया है रिया? अब अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है हाँ दादी माँ, मेरा आज का शेड्यूल क्या, मेरा तो पीछे का पेंडिंग का जितने भी शेड्यूल बचे हुए थे, मेरा जितना भी काम पिछले कई दिनों से पेंडिंग में था, मैंने अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। इवन बस अभी आपके प्लांट यहाँ पर कमरे में जो प्लांट्स है बस उन्हीं को पानी देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बस मेरा यही काम बचा हुआ है। और ये कहते हुए रिया अब अंदर आकर अब फिर से अपने काम में लग जाती है। वो भी यहाँ पर आयशा मारवा के यहाँ पर पौधों में पानी देने लगती है। तो वहीं अब उसे देखकर अब आयशा मारवा कहती है रिया बेटा आराम से, देखो वाटर कैन थोड़ा सा हैवी है इसलिए उसे आराम से उठाओ। ये सुनते ही अब रिया कहती है डोंट वरी दादी माँ, अब तो मुझे आदत हो गई है, मैं कर लूँगी, वैसे भी ये काम तो मुझे करना ही है ना। और ये कहते हुए ही रिया उस प्लांट में पानी डालने लगती है। तो वहीं अब आयशा मारवा कहती है रिया आज आप तीनों का टेस्ट भी लेने वाले हैं ना, आपकी प्रिपरेशन हो गई है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आज आप तीनों का टेस्ट है। इस बात पर अब रिया कहती है दादी माँ आज तो साइंस का टेस्ट है, देखो मैंने वो सब पढ़ लिया है और आपको पता है मेरा तो अब सिर दर्द हो रहा है। ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है
अपना अपना काम करके मेरे पास आओ रिया, आज मैं तुम्हारी अपने हाथों से चंपी करती हूँ। देखो देखो, जब मैं अपने हाथों से अपनी रिया की चंपी करूँगी ना, तो मुझे पता है कि मेरी रिया अभी जितना थकी हुई है उसकी सारी की सारी थकान उतर जाएगी और उसके सिर का दर्द तो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। आयशा मारवा ने जैसे ही ये कहा तो ये सुनते ही प्रिया कहती है, ओ दादी माँ, इधर रिया अब अपना काम करने के बाद अब यहाँ पर बेड पर बैठ जाती है। तो वहीं अब आयशा मारवा अब ड्रेसिंग मिरर के पास से अब ऑयल लेकर आती है और वहाँ पर अब रिया को अपने सामने बिठाकर और अब वो रिया के बालों की अब ऑयलिंग करने लगती है। और अब ऑयलिंग करते हुए ही कहती है, रिया कैसे कैसे बाल हो गए हैं आपके यहाँ, जस्ट लाइक झाड़ू। अरे कितने खूबसूरत बाल थे ना, है जब आप वहाँ पर रहती थी। लेकिन देखिए अब आप अपने बालों की केयर क्यों नहीं करती हैं। सच में मैंने तो आज ध्यान दिया, आपके बाल तो काफ़ी रफली हो गए हैं। अब यहाँ अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, दादी माँ अब आप भी, अरे आप ही मेरे बालों की केयर कर लेना ना, प्लीज़ प्लीज़। देखो यहाँ पर आने के बाद सच में मुझसे ये सब नहीं होता है। मुझे तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहाँ पर किसी जेल में बंद हो गई हूँ, जैसे किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है ना दादी माँ, बस मेरी भी हालत सेम वैसी ही हो रखी है। पता नहीं ये मेरे दोनों भाई किस मिट्टी के बने हुए हैं, इन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपने टास्क भी कैसे इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ना दादी माँ, अब मैं कैसे अपने बालों की केयर करूँ, इसलिए प्लीज़ आप ही कर दो ना। ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है, पक्का मैं कर दूंगी। अब यहाँ पर अब आयशा फिर से कहती है कि ठीक है, मैं आपके बालों की केयर करूंगी और देखना रिया, मैं आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत भी बना दूंगी। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब रिया के बालों की ऑयलिंग करते करते ही अब वो उसके बालों की अब एक चोटी बनाने लगती है। और अब आयशा मारवा कहती है, रिया अभी मैं चोटी बना रही हूँ, अभी मैंने ऑयलिंग भी कर दी है, इसलिए कल मॉर्निंग में इनमें बस शैम्पू करना है। इस बात पर अब रिया कहती है, ओके दादी माँ, थैंक यू सो मच। इधर रिया आयशा मारवा के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। तो वहीं अब तक आर्यन की भी फाइटिंग प्रैक्टिस अब तक पूरी हो चुकी थी। इधर आर्यन भी अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद अब अपने रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। तो वहीं अलेक्जेंडर तो अभी किंग के रूम में अभी हब्स के बारे में पढ़ रहा था। उसे ऐसे पढ़ता हुआ देखकर अब किंग कहते हैं, अलेक्जेंडर अपनी नॉलेज अपने भाई और बहन के साथ शेयर करना। देखो तुम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसके बारे में अपने भाई बहन को भी बताना, ताकि कुछ नॉलेज उन्हें भी हो। सारी नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो होगी। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, ठीक है बड़ी। और वो अब किंग को यहाँ पर हक करता है और अब हक करने के बाद अब वो यहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ ही देर में रोहित और अनिका ये दोनों भी यहाँ पर एक लोकेशन पर आ जाते हैं। और यहाँ पर अब अनिका वहाँ पर उड़ रहे अब एक पंछी को किंग के पैलेस में जाने के लिए परमिशन मांगती है, क्योंकि इसके आगे तो वो यहाँ पर किंग की परमिशन से ही जा सकते थे। तो वहीं वो पंछी जी भी अब यहाँ पर जब अनिका के इस मैसेज को लेता है तो वो भी यहाँ पर अपनी पलकों को झपकाकर अब यहाँ पर वो पंछी उड़कर किंग के पैलेस की तरफ जाने लगता है, ताकि वो जल्द से जल्द अनिका का ये मैसेज किंग तक पहुँचा दे। और इधर कुछ ही देर के बाद इधर किंग के फाइटर वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उस पंछी ने किंग के पास वो उस मैसेज को भेज दिया था। और इधर किंग को भी जैसे ही ये मैसेज मिलता है कि रोहित और अनिका वहीं उसी लोकेशन पर इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर किंग जल्दी से अब अपने कुछ फाइटर को बुलाता है और उन्हें वो वहाँ पर जाने के लिए कहता है। इधर जैसे ही किंग के फाइटर अब इस लोकेशन पर आते हैं तो उन फाइटर्स को देखकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब हमेशा की तरह अपनी आंखों को बांध लेते हैं और वो फाइटर अब इन्हें लेकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद वो दोनों जैसे ही यहाँ पर पैलेस के अंदर आते हैं तो वहीं अनिका और रोहित जैसे ही अपनी आंखों से भी यहाँ पर पट्टी हटाते हैं तो वो दोनों अभी पैलेस के अंदर थे।
वो दोनों ही अब अपने रूम की तरफ यहाँ पर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों अब अपने अपने रूम में पहुँचते हैं तो अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं बस चेंज करके आती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका को अब पीछे से एक हक करते हुए अब उसे किस करता है और अब वो अनिका से कहता है, अनिका पहले मैं अपनी अनिका को जी भर के तो देख लूँ। अरे मैं तब से देख रहा हूँ, इधर चलो उधर चलो, लेट हो गए, प्लीज़ अनिका, अब तो मुझे अपनी अनिका को देखने दो। अब तो राजमहल का काम भी हो गया और अब तो हम यहाँ भी आ गए। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब पीछे मुड़कर अब रोहित के गले में अपने दोनों ही हाथों को डाल देती है और अब अपने हाथों को डालकर कहती है, मिस्टर मारवा, अभी आपके रोमांस के लिए अभी बहुत का ज़्यादा वक्त है। आपको पता है ना कि मेरे यहाँ आने का क्या मकसद है। तो बस मुझे अभी पहले मेरे मकसद को पूरा करने दीजिए। देखिए, आप मेरे काम के बीच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता है और वो अब अनिका से कहता है, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है अनिका, बट तुम चेंज कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी पर मेरी अनिका का काम है। और ये सुनते ही अनिका भी अब रोहित से अलग होती है और अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने मन में कहता है, आज अगर अनिका ने वो तलवार नहीं उठाई होती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी अनिका सच में महारानी है। लेकिन उसे महारानी की पदवी कैसे मिली होगी, क्योंकि आज जैसे ही अनिका ने राजमहल में उन लोगों से फाइट करने के लिए जैसे उस तलवार को उठाया तो रोहित को पूरी तरह से शक हो जाता है कि अनिका ही वो महारानी है, क्योंकि अब उसे उसका शक अब और भी यकीन में बदल जाता है। यहाँ रोहित अभी अपनी ही सोच में था कि तब तक अनिका भी अब बाथरूम से शावर लेकर वहाँ पर कमरे में आ जाती है और अब वो यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होने लगती है और रेडी होते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा, मैं माँ से मिलने के लिए उनके रूम में जा रही हूँ, क्या आप भी चलेंगे। ये सुनते ही अब रोहित अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाते हुए ही कहता है, ठीक है अनिका, तुम जाओ, मैं भी शावर लेता हूँ। और ये कहते हुए ही वो बाथरूम में चला जाता है। तो वहीं अनिका भी अभी रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलकर इधर आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही उनके रूम के पास आती है तो यहाँ पर अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ समय के इंतजार के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने आयशा मारवा ने दरवाजा खोला था, इसलिए आयशा मारवा को सामने देखकर अब अनिका उन्हें हक करते हुए ही कहती है, माँ कैसी है आप। इधर अनिका को अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो आयशा मारवा को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में अनिका उसकी आंखों के सामने है। इसलिए सबसे पहले वो यहाँ पर अनिका के चेहरे पर अब अपना एक हाथ रखकर ये देखती है कि कहीं सच में वो कोई सपना तो नहीं देख रही। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अब आयशा मारवा ने अनिका के गाल पर अपना हाथ रखा ये चेक करने के लिए कि ये सच है या नहीं, तो अब यहाँ पर अनिका आयशा मारवा के हाथ को पकड़कर कहती है, माँ आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, मैं आपके सामने ही हूँ। ये सुनते ही तो अब आयशा मारवा अब अनिका को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मैं ठीक हूँ अनिका, अंदर आओ। और ये सुनते ही अनिका भी अब यहाँ पर आयशा मारवा के कमरे के अंदर आ जाती है। जैसे ही अनिका अंदर आती है वो देखती है कि रिया तो यहीं पर ही आयशा मारवा के कमरे में ही सो रही थी। रिया को ऐसे सोता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, माँ ये भी दोपहर में सो रही है। अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, हाँ अनिका, वो पिछले 2-3 दिनों से जाग कर हमारी रिया ने अपना पेंडिंग वर्क किया है ना, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई है, बस इसीलिए वो आज अभी सो गई। वैसे एक बात कहूँ अनिका, अपनी रिया के अंदर ये बदलाव देखकर सच में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जब रिया वहाँ पर होती थी तो कई बार रोहित के लाड प्यार को देखकर मुझे रिया की चिंता होती थी कि पता नहीं रिया का आगे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन सच में यहाँ पर आने के बाद रिया के अंदर बहुत सारे ही चेंजेज आए हैं। इधर आयशा मारवा को ऐसे देखकर अब अनिका कहती है, वैसे माँ आपके अंदर भी मुझे काफी सारा बदलाव दिख रहे हैं।
हाँ, और आपके अंदर ये बदलाव देखकर सच में मुझे अच्छा लगा। और ये कहते हुए ही अनिका अब बेड पर आकर बैठ जाती है। इधर अनिका को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, अनिका अनिका तुम अकेली ही आई हो या रोहित भी साथ आया है? आयशा की ये बात सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है, हाँ माँ, मिस्टर मारवा भी आए हैं। वो बस अभी शावर ले रहे हैं। वैसे आप अपने पापा के साथ खुश तो है ना? मेरा मतलब है कि अभी अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी अब आयशा मारवा उसे बीच में ही रोकते हुए ही कहती है, पता नहीं अनिका, मैं अपनी खुशी के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर एक शांति और एक सुकून जरूर मिलता है। शायद इसी शांति और सुकून को मैं इतने सालों से तलाश रही थी। मैं उनसे नाराज होते हुए भी उनके साथ अपनी नाराजगी नहीं दिखा पा रही हूँ अनिका। उनकी वजह से मेरी माँ ने क्या कुछ नहीं सहा है। अगर वो उस समय हम लोगों के साथ होते तो शायद मेरी माँ को या हमें इतना नहीं सहना पड़ता। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ माँ। मैं भी तो अपने पापा से दूर रही हूँ। यहाँ तक कि रिया वो भी तो रही थी जब वो छोटी थी। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, शायद हम सब की किस्मत एक जैसी ही है अनिका, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना तो सच में सबकी कड़ियाँ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से तो मिसिंग ही है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ क्या मासी को इस बारे में पता है कि सालों पहले आपके साथ जो हादसा हुआ था वो किसने करवाया था? अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिला देती और वो कहती है, हाँ अनिका, वो मैं और नताशा तुम्हारे नाना, मेरा मतलब है कि मिस्टर यशवंत मल्होत्रा को सबक सिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने ही ये बात कही थी। और जैसे ही नताशा ने ये सब सुना तो मुझे तो यकीन हो गया था कि वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली है। और उसने वही किया। अरे नताशा ने शीला को मार दिया। उसने अपनी बहन के लिए उसे मार दिया। अरे मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट भी की थी उसे बचाने के लिए। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ प्लीज चिंता मत कीजिए। नताशा मासी इस केस में दूर दूर तक किसी की नज़र में नहीं आई है। वो पूरी तरह से सेफ है। उन्हें लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सुनते ही आयशा कहती है, वो राजीव गुलेरिया ने भी तो शीला को मारा है ना? क्या ये बात सच है? क्या उन्होंने राजीव गुलेरिया ने शीला को मारा है? इस बात पर अब अनिका कहती है, उन्हें किसने मारा है ये मत पूछिए माँ, क्योंकि उन्हें कितनों ने मारा है ये पूछिए। इस बात पर अब आयशा हैरानी से अनिका को ही देखने लगती है कि आखिर अनिका कहना क्या चाहती है कि कितनों ने मारा है। हालांकि बारी बारी से लोग एक ही इंसान को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पहले वाले इंसान ने ही उसे जान से ही मार दिया होगा तो बाकी के बाद वालों ने उसे क्या ही मारा होगा। और वैसे भी कौन कौन लोग हैं जो शीला को मारना चाहते थे? यहाँ इधर आयशा की हैरानी को समझते हुए ही अब अनिका कहती है, वो आप ही थी ना माँ जिसने उनके ऊपर 8 बार खंजर से वार किया था। अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, अच्छा अनिका, तो तुम्हें सच पता चल ही गया? हाँ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने आपके अंदर शीला मासी के लिए नफरत देख ली थी। बस मुझे ये पता नहीं था कि आपने ये सब कैसे किया। और माँ, मैंने खुद शीला मासी को एग्जामिन किया है। मैंने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया है और मेरे पास जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, वो तो मैंने इंस्पेक्टर अब्बास को दी ही नहीं थी। अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मेरे बेटे पर 8 बार वार किया था ना उसने? हाँ, उसने धोखे से मेरे बेटे के ऊपर वार किया था रिश्तों का नाम लेकर। तो मैंने बस उसी का हिसाब पूरा किया है अनिका। अरे उस शीला की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह से अपने जाल में फंसाकर इस तरह से मेरे बेटे के ऊपर इतने बुरी तरह से 8 बार वार करने की? तो बस अनिका, मैंने भी सेम वही किया है। इधर आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, क्या आपने बस उनके ऊपर 8 ही खंजर से वार किया था माँ? अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिला देती है।
यहाँ आयशा मारवा को इस तरह से सिर हिलाता हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में ही कहती है, तो फिर कौन होगा जो ये बता सकता है कि एक्चुअल में उस रात क्या क्या हुआ था। हो ना हो शीला मौसी की बॉडी में भी कोई ना कोई ड्रग तो जरूर ही होगा, तभी तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई है। अनिका अब यहाँ पर अपने दिमाग में यही सब कैलकुलेशन लगा रही थी, क्योंकि अनिका अभी तक उस पहले शख्स तक नहीं पहुँच पा रही थी और ना ही आखिरी तक। तो इधर अनिका को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, अनिका देखो, तुम चाहो तो रिया के साथ यहाँ पर कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गई होगी। आयशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं माँ, मुझे अभी नाना जी से कुछ जरूरी बात करनी है, तो बस मैं उनसे ही मिलने के लिए जा रही हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, ठीक है अनिका, लेकिन हाँ, तुम उन्हें ये मत बताना कि रिया अभी सो रही है, क्योंकि देखो अगर उन्हें ये पता चल गया कि रिया सो रही है तो वो फिर रिया का टास्क और भी बढ़ा देंगे। और वो बेचारी सच में आज बहुत थक गई थी। इवन आज वो इतना थक गई थी कि आज तो वो तुम दोनों को याद कर रही थी। आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है माँ, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। और ये कहते हुए ही अनिका अब आयशा मारवा के रूम से बाहर निकलकर अब किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में करण गुलेरिया अब यहाँ पर स्वाति से कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ आना ही था स्वाति, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अगर तुम मुझे बताती तो क्या मैं तुम्हें रोक लेता? इवन मैं भी खुद तुम्हारे साथ आता। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण तुम तो सब कुछ जानते हो ही ना कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, बाकी सब तो ठीक है स्वाति, लेकिन तुम मल्होत्रा हाउस से बिना किसी की नज़र में आए हुए गुलेरिया हाउस कैसे गई? ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या स्वाति ने भी शीला के ऊपर अटैक किया था क्या? अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, स्वाति नेबी का क्या मतलब है धनंजय, और कौन था? क्योंकि अगर सच कहें तो ये बात तो अभी किसी को भी नहीं पता थी। इधर अब धनंजय पीरामल करण की बात को सुनते हुए कहते हैं, यार तुम सभी ने मिलकर शीला के साथ क्या खेल रहे थे? एक मारकर उसे छोड़ता है तो दूसरा उसे पकड़ लेता है। अरे ऐसे कौन करता है? सच में ना जाने कितने ही लोग शीला को मारने के लिए लगता है लाइन में खड़े हुए थे। धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये बात तुम्हें रेवती को बोलना चाहिए। ये सुनते ही तो अब करण गुलेरिया को एकदम से ही एक जोर का शौक लगता है, क्योंकि शीला ने ये क्या कहा उस पर तो करण विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। और अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, वेट स्वाति, 1 मिनट रुको, मैं स्वाति को बचा रहा था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, और मैं रेवती को और आयशा को। इधर धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तो फिर राजीव किसे बचा रहा था? देखो धनंजय, मैं स्वाति को बचा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि स्वाति ने ये किया है, और तुम आयशा और रेवती को बचा रहे थे। तो फिर राजीव ने किसको बचाया? क्योंकि राजीव भी ऐसे ही तो किसी और का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेगा ना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, राजीव किसी और को नहीं बचा रहा था करण, बल्कि वो अंजलि को बचा रहा था, और ये बात मुझे पता थी। स्वाति की इस बात को सुनकर इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, एक काम करते हैं, इन सभी औरतों को एक लाइन से खड़ा करते हैं और सच पूछते हैं कि सच में किसने कैसे कब शीला के ऊपर वार किया। वैसे एक औरत और भी है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी सामने नहीं थी। वैसे सच कहूँ तो आयशा किसी की हड्डियां तोड़ सकती है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या सच में ये आयशा ने ही किया होगा? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो कौन है धनंजय जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और जिसने शीला के ऊपर खंजर से वार किया था? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, एक तो मैं ही हूँ। स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि और दूसरा कौन है स्वाति जिसने उनके सीने पर वार किया था?
इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये तो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है करण, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं चला है। यहाँ पर ये तीनों अभी शीला की मर्डर मिस्ट्री के बारे में ही बातें कर रहे थे कि तभी अब इन तीनों के कानों में ही अब आवाज आती है, हेलो स्वाति। जैसे ही ये आवाज अब उनके कानों में जाती है तो सभी अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सामने कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा खड़ी थी, किंग की स्टैचू। आकांक्षा को वहाँ सामने देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में ही कहती है, ये यहाँ पर आई है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी, नहीं तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। आखिर क्या हुआ होगा। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में सोच रही थी तो अब करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल के कान में अब धीरे से कहते हैं, कौन है यार, ये बड़ी खूबसूरत है। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, छोड़ यार करण, ये क्या हमारी उम्र है हाँ ऐसे लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देने की। और भूल मत अब तुम एक शादीशुदा मर्द हो और तुम्हारी बीबी खुद तुम्हारे साथ है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तू तो ऐसे बोल रहा है जब तुम्हारी उम्र थी, जब हमारी उम्र थी तो हमने लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट दिया हो। हाँ बता ऐसे कौन करता है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तू पहले ये बता, तूने बताया क्यों नहीं कि उसमें स्वाति भी इन्वॉल्व थी, तूने ये बात मुझसे क्यों छिपाई रखी। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तूने भी तो नहीं बताया था ना धनंजय कि आयशा और रेवती के बारे में, क्या आयशा और रेवती ने भी शीला के ऊपर वार किए थे, तुमने कौन सा मुझे बताया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब करण कहते हैं, सच बताऊं, अगर इंस्पेक्टर अब्बास को सच पता चला ना तो वो फिर कहेंगे कि हमने उनसे कुछ नहीं बताया। और वैसे भी शीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज किसने किया होगा, क्या इस बात का कोई आइडिया है। क्योंकि देखो यहाँ पर वार तो बहुत सारे हुए हैं तो उसमें उसकी कोई जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो इंस्पेक्टर अब्बास के हाथ नहीं लगी है, वो कौन चेंज कर सकता है। यहाँ पर इधर उनकी इस बात को सुनकर अब आकांक्षा कहती है, मैंने किया था ये सब। आकांक्षा की ये बात सुनते ही तो अब करण और धनंजय दोनों ही एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी से बस आकांक्षा को ही देख रहे थे। तो इधर अब यहाँ पर स्वाति आकांक्षा से कहती है, अच्छा हुआ आकांक्षा तुम यहाँ पर, तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। स्वाति की ये बात सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, ओके मैडम। यहाँ अब स्वाति और आकांक्षा के जाने के बाद अब धनंजय पीरामल कहता है, ये दोनों दोस्त कम माँ और बेटी ज्यादा लग रही हैं, है ना करण। लेकिन देखो वो किस तरह से एक दूसरे को मिस कर रही थी। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मेरी एक ही बेटी है धनंजय, देखो खबरदार है दोबारा अगर इसको मेरी बेटी के बराबर कहा तो। एक तो समझ में नहीं आता है कि शीला को खंजर किसने मारा है, अरे मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है कि आखिर शुरुआत किसने की और अंत किसने किया। यहाँ धनंजय और करण दोनों ही अपने ही कंफ्यूजन में थे। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब आकांक्षा को एक तरफ लेकर चली जाती और वो अब आकांक्षा से कहती है, तुम यहाँ पर आई हो आकांक्षा तो जरूर कुछ काम ही होगा, अदरवाइज तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। ये सुनते ही अब आकांक्षा भी कहती है कि बहुत जरूरी काम है स्वाति। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं यहाँ पर एक मकसद लेकर आई हूँ। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, आप बस कविन अवंतिका के बारे में जानना चाहती है ना, तो आप आधी इन्फॉर्मेशन बूढ़ी अम्मा से पूछ लीजिए और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कविन अवंतिका बता देगी। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम खुद ही मुझे सब कुछ बता दो ना, अगर तुम इतना ही सब कुछ जानती हो तो। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है कि इस वक्त मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं स्वाति। और ये कहते हुए ही आकांक्षा अवंतिका के रूम में फिर से चली जाती है। इधर यहाँ पर स्वाति अभी आकांक्षा को ही देख रही थी तो दूसरी तरफ दिल्ली में गुलेरिया हाउस में राजीव यहाँ पर अब अपने रूम में खड़ा होकर सिर्फ महेंद्र पीरामल को ही देख रहा था, क्योंकि फाइनली अब वो समय आ गया था जब महेंद्र पीरामल को राजीव के गुस्से को अब बर्दाश्त करना ही होगा, उसका शिकार होना ही होगा। राजीव अब यहाँ पर महेंद्र को घूर घूर कर देख रहा था और इधर मैं राजीव को इस तरह से खुद की तरफ घूरता हुआ देख कर अब महेंद्र थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए कहता है,
क्या क्या हुआ है राजीव? अरे इतने वक्त से मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ना तो तुम कुछ बोल रहे हो ना ही कुछ और, बस मुझे ऐसे घूरे के देखते जा रहे हो जैसे मुझे ऐसे ही कच्चा चबा जाओगे। अरे अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है राजीव? महेंद्र की इस बात पर अब राजीव कहता है, क्या क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मुझे धोखा क्यों दिया तुमने महेंद्र? अरे तू तो मेरा अपना दोस्त समझता है ना, तो फिर तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? और अगर तुम्हारे मन में एक पल के लिए आया भी था तो तुमने मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझसे एक बार पहले बात तो करते। राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, यार मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया है राजीव। उल्टा तुझे ये धोखा हुआ है कि उस शीला को अंजलि ने मारा है। लेकिन ये गलत बात है राजीव, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनते ही अब राजीव महेंद्र पीरामल के कॉलर को पकड़ लेता है और अब उस गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए ही कहता है, मैंने कहा था ना कि तू अपने मुंह से कभी ये बात नहीं निकालेगा कि अंजलि ने ऐसा क्यों किया। देख महेंद्र, अंजलि मल्होत्रा परिवार की बहू है और मैं किसी भी तरह से उसका नाम नहीं आने देना चाहता। ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, खास करके किशन मल्होत्रा के सामने। राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, यार तू हर बार अपने गुस्से में अपना दिमाग लगाना क्यों भूल जाता है? बस तेरे को गुस्सा आता है और तू मेरे ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, एक बार मेरी बात तो सुनना राजीव कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। देख राजीव, अंजलि अकेली नहीं है जिसने शीला के ऊपर वार किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शीला के ऊपर वार किया है। महेंद्र ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब राजीव महेंद्र को कहता है, तू कहना क्या चाहता है महेंद्र? इस बात पर अब महेंद्र खुद को अब राजीव से छुड़वाते हुए अब महेंद्र कहता है, अभी मैं तुझे बस इतना ही कह सकता हूँ राजीव कि वो शीला एक पंचिंग बैग थी। जिस समय शीला को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उस समय वो बस सभी के लिए एक पंचिंग बैग थी, जिसे जो आया वही उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल कर चला गया। और पता नहीं कितने ही लोगों ने उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला है, जिनकी गिनती भी नहीं है। इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, इसका मतलब ये है महेंद्र कि अंजलि अकेली नहीं है जिसने शीला के ऊपर वार किया। राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहता है, हाँ, अब इसे बैल बुद्धि के दिमाग में बात आई तो है। अरे कैसे इसे ये बोलने की कब से इसे बोलने की कोशिश कर रहा था। बड़ा आया दानवीर करण बनना। हाँ, अरे अपनी जिंदगी कुर्बान करने चले थे तुम। वो तो अच्छा हुआ कि धनंजय भाई का दिमाग चला, वरना तेरे साथ जेल में क्या होने वाला था। ये तो सच कहूँ ना राजीव, तो इस बात का तो तुझे भी अंदाजा नहीं था। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है, मतलब क्या है महेंद्र? क्या होने वाला था मेरे साथ जेल में? इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, थैंक्स टू शारदा, उसने जेल में अच्छी दोस्ती बनाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम सभी तुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शारदा के रिसोर्सेज से हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम्हें मारने तक की पूरी प्लानिंग जेल में की जा चुकी है। और तू खुद अपने मौत के करीब लेकर जा रहा था। तू खुद तो जा ही रहा था, साथ के साथ तू मुझे भी उस मौत के करीब लेकर जा रहा था। सच में राजीव, तू एक नंबर का गधा है, इडियट है। अरे ऐसे कौन कर सकता है? अपनी ही मौत के पास तू खींचा हुआ चला जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ धनंजय भाई का और करण का कि उन्होंने सच में शारदा के कहे अनुसार उन्हें पहले से ही पता लगा ली और फिर तुझे इस सजा से तुझे बचाने की कोशिश की। और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ दिया। मैंने तुमसे जो कहा था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं तो अब तक तो हम दोनों उस जेल में पहुंच भी चुके होते और अब तक तो हम शायद परलोक सिधार भी चुके होते। और फिर वो मेरी वो कहावत सच में राजीव सच हो जाती कि मैं पाताल लोक तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी ये कहावत सच नहीं हुई।